मिस्टर तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज की क्लास में। सो फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाइए। 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करें। जल्दी से आ जाओ सारे के सारे स्टूडेंट्स। जी सभी को गुड मॉर्निंग। अब सारे बच्चे फिर करते हैं शुरू अपनी क्लास को। अब तो आपका रिजल्ट भी आने वाला है आज या कल, तब आज भी आ सकता है, नहीं कल तो 110% श्योर है कि आ ही जाएगा। सत्रह का खतरा हो सकता है, 17 का खतरा भी, बट चलिए देखते हैं क्या होता है। चलो आ जाए। अपलोड है, ठीक है। कहां पर थे हम? इग्नू कर रहे थे ना, इग्नू पढ़ रहे थे हम। इग्नू के ब्रॉडकास्ट पे आ गए थे ना। हाँ, यहां पर है, यहां पर थे इग्नू में। ठीक है, इग्नू के कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो इग्नू है उसमें कल भी बताया था आप लोगों को कि टोटल कितनी कितने बच्चे पढ़ते हैं। 4 मिलियन, मतलब तकरीबन 40 लाख के करीब हैं जो बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। 40 लाख बच्चे हैं जो यहाँ पर पढ़ते हैं और इग्नू ये होस्ट करता है, ठीक है। सेक्रेट किसका? SACODIL का और GUM, ये भी हो गया था। 10% बजट है वो उसका नॉर्थ ईस्ट स्टेट पे जाता है, ये भी हमने पढ़ लिया था और ये भी पढ़ लिया था। हाँ, ये एक नई चीज है जो इसके अंडर कवर होगी। एक ना डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल है, DEC, याद रखिए, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल है जो इग्नू के द्वारा सेटअप किया गया था 1991 में। क्या है? एक डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल है जो कि इग्नू के द्वारा सेटअप किया गया था। कब? 1991 में, जो कि एक स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म था इग्नू के अंडर। द काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द इग्नू एक्ट 1985। ठीक है, मतलब स्टैट्यूटरी समझ रहे हो ना, जिसके पास पावर्स होती हैं, या फिर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा जिसको सेटअप किया गया था, दैट वाज डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल। कि ये मतलब ये काम करेगा, ठीक है, दिस विल वर्क, ये काम करेगा। अब इस ये बनाया तो 1991 में था, ठीक है, बना तो 1991 में था, बट वर्किंग कब शुरू हुई? 1992 में। ठीक है जी, वर्किंग कब शुरू हुई? 1992 में। 1992 में इसने वर्क करना शुरू कर दिया। इन अगस्त 2010, 2010 अगस्त में MHRD constituted a committee under the chairmanship of माधव मेनन in context of regulation of standard of imparted through distance mode। फिर उसके बाद 2010 में
माधव मेनन की चेयरमैनशिप के अंडर एक कमेटी सेटअप की गई, क्या करने के लिए कि ये जो डिस्टेंस मोड में एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है उसको, उसके स्टैंडर्ड्स को फिक्स किया जाए, उसके स्टैंडर्ड्स को मीट करने की कोशिश की जाए। MHRD एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ माधव मेनन कमेटी। तो उस माधव मेनन कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दी थी, तो उन रिकमेंडेशन को क्या किया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया। फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू रेगुलेटरी बॉडी फॉर ODL सिस्टम दैट इज डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। उन्होंने बोला कि एक और काउंसिल की जरूरत है, जैसे पहले तो DEC बोला था, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, अब ये जो 2010 में स्टेब्लिश किया गया वो क्या है, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। समझ रहे हो ना, यहां पर एक आई और लग गई है, वो पहले DEC था, अब DECI बन गया। पहले क्या था, DEC था, और अब क्या बना दिया, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, राइट। द कमिटी आल्सो रिकमेंडेड टू शिफ्ट DEC ऑफ IGNOU टू UGC। और इसी कमेटी ने ये बोला, DEC बनाया था ना 1991 में, उसको शिफ्ट कर दीजिए किसके पास, UGC के पास, ठीक है जी। और 2013 में फिर UGC ने डिस्टेंस एजुकेशन कमीशन को, जो डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल है, उसको वापस ले लिया बाय एस्टैब्लिशिंग डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो विद विच गवर्न डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया, ठीक है जी। तो वो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो सेटअप किया और उसके अंडर उसको ले लिया, ठीक है जी। देखो 1991 में DEC स्टैब्लिश हुआ, 1992 में इसने वर्क करना शुरू किया, 2010 में DEC की जगह पर को चेंज करने के लिए कमेटी सेटअप की गई, और 2010 में इसकी जगह पर, मतलब इसको नहीं खत्म किया, DECI बना दिया। और फिर ये DEC था वो 2013 में किसको दे दिया, UGC के अंडर चला गया, जहां पर UGC ने डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो के अंडर इसको ले लिया। समझ आया, मतलब इसको खत्म नहीं किया, इसकी जगह पर एक काउंसिल बनाया और इस काउंसिल को कहां पे शिफ्ट कर दिया, UGC के पास शिफ्ट कर दिया। इस काउंसिल को कहां पे शिफ्ट कर दिया, UGC के पास काउंसिल शिफ्ट, ठीक है जी, UGC के पास, UGC के पास। The UGC has constituted a committee to examine the recognition. Okay. एक डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम है, इज अ मेजर इंटरवेंशन अंडर सर्व शिक्षा अभियान। जो सर्व शिक्षा अभियान है ना, SS से सर्व शिक्षा अभियान, उसके अंडर एक DEP प्रोग्राम भी चल रहा है, जो कि डिस्टेंस एजुकेशन को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है, किसके अंडर, SSA के अंडर, सर्व शिक्षा अभियान के अंडर, ठीक है जी। इज इट क्लियर, डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, इतना ही, इससे ज्यादा नहीं है। इंदिरा गांधी इज अ नोडल एजेंसी, ठीक है जी, आप लोगों को पहले बता दिया। डिस्टेंस एजुकेशन के लिए सबसे बड़ा रोल जो प्ले कर रही है वो हमारी कौन सी, IGNOU के द्वारा ही सेटअप किया जाता है। मतलब जितना भी ओपन एंड डिस्टेंस का काम है वो सारा कौन कर रहा है, वो सारे का सारा काम IGNOU के द्वारा ही किया जाता है, वो सर्व शिक्षा अभियान के अंडर, ये सारा कुछ IGNOU के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद आया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ठीक है, ये नोडल एजेंसी का मतलब जो मेन एजेंसी होगी, समझ रहे हो ना, अपेक्स बॉडी, जो मेन बॉडी है, ठीक है। जैसे बैंकिंग सिस्टम के लिए अपेक्स बॉडी नोडल एजेंसी कौन है, RBI, समझ रहे हो ना, जो उस पूरे सिस्टम को क्या करती है, ऑपरेट करती है, जो इसके अंदर पूरा सिस्टम है। तो डिस्टेंस एजुकेशन का जितना जो भी सिस्टम है वो किसके अंडर है, वो सारे का सारा सिस्टम किसके अंडर है, IGNOU के अंडर है। उसके बाद आता है एक NIOS, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। क्या है, NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, NIOS। पहले तो इसकी फुल फॉर्म आप लोगों ने याद रखनी है, NIOS, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। NIOS, it is an educational board of national level established by Government of India and Ministry of Human Resource Development. This board meets the needs of student and regular school. अब ये किसके लिए है, नाम से पता चलता है, ये स्कूलिंग के लिए, समझ रहे हो ना, जैसे वो कॉलेज के लिए था, कॉलेज के बच्चों के लिए है, और ये किसके लिए है, ये स्कूल, जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए इसको क्या किया गया है, सेटअप किया गया।
The National Institute of Open Schooling NOIS, formerly known as National Open School, पहले इसको NOS बोला जाता था, was established in 1989 as an autonomous organization in pursuance of National Policy on Education by. तो ये एक सेकंड, इसका ना एक और पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूं, रुको। ओके, मैं आपको बताता हूं। इसको 1979 में सीबीएसई के द्वारा शुरू किया गया था और 1989 में इसको फिर ऑटोनोमस बॉडी बना दिया गया। समझ रहे हो ना? वैसे इसकी शुरुआत हुई थी 1979 में, बट उसके 10 साल के बाद फिर इसको एज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन की तरह का ओहदा दे दिया गया। ठीक है, मैं दिखाता हूं आपको। ये एक्चुअली ना साइट नहीं ओपन हो रही। ये देख, क्लास तो सही चल रही है ना? आज तो कोई दिक्कत नहीं आ रही ना? ये देखो, setting up of NIOS started as a project on open schooling under the CBSE in 1979। मतलब जब 1979 में इसकी शुरुआत हुई थी, तब ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट बेस्ड सिस्टम था। समझ रहे हो ना? किसके अंडर था ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट की तरह शुरू हुआ था, जिसको ओपन स्कूलिंग का नाम दिया गया था। ओपन स्कूलिंग, ओपन स्कूलिंग के एक प्रोजेक्ट की तरह इसकी शुरुआत हुई थी। क्या हुआ था? ओपन स्कूलिंग के एक प्रोजेक्ट की तरह इसकी शुरुआत हुई थी। फिर इसको 1989 में एस्टेब्लिश किया गया, नेशनल ओपन स्कूल NOS बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर इसको NOS बनाया गया। ठीक है, सबसे पहले देखो 1979 में ये सिर्फ ओपन स्कूल था। ठीक है जी। फिर 1989 में इसको NOS बोला गया, मतलब नेशनल ओपन स्कूल। और फिर 2002 में इसको NIOS बनाया गया। देखो, ये इसकी पूरी एक क्या है, एक इसकी क्रोनोलॉजी। समझ आया? तो 1979 में सिर्फ ओपन स्कूल के अंडर एक प्रोजेक्ट था ये, और कुछ नहीं था। इट वाज जस्ट अ प्रोजेक्ट। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट की तरह था। फिर 10 साल के बाद इसको सीबीएसई के अंडर प्रॉपरली गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, इसको ऑटोनोमस बॉडी बना दिया। ऑटोनोमस बॉडी बना दिया। और फिर उसके बाद 2002 में इसको दोबारा इसका नाम चेंज कर दिया गया। क्या नाम रख दिया गया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, 2002। ठीक है जी। तो ये 3 ईयर्स हैं इसके, इससे रिलेटेड जो आप लोगों ने याद रखने। देयर आर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स हैं जो आप लोगों ने इसके याद रखने। उम्मीद करता हूं ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है जी, चलिए। इट इज अ प्रोवाइड ऑफ नंबर ऑफ वोकेशनल। तो ये कोर्सेज की बात करता है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पे। ठीक है जी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पे ये कोर्सेज प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ ये एलिमेंट्री लेवल पे कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है थ्रू OBE। OBE
OBE स्टैंड फॉर ओपन बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम। ये सारी फुल फॉर्म्स को ना अलग से लिख लेना अपनी कॉपी पे ना, जितनी ये फुल फॉर्म्स और ईयर्स आ रहे हैं ना, ये सारा स्टैटिक नोटबुक में लिख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को बाद में जाके कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से क्या कर सको, कवर कर पाओ। ठीक है, ये ओपन स्कूल है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू अ गैजेट नोटिफिकेशन, ये मैंने आपको बता दिया, टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन है। इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS भी बोला जाता है। स्पोर्ट्स पर्सन, फिजिकली हैंडीकैप्ड, फॉर क्रोनिक मेडिकल इलनेस एंड दोज आर लर्निंग डिसऑर्डर और अदर साइकेट्रिक कंडीशंस। ठीक है, तो ये वो वाले बच्चे हैं जो मतलब नॉर्मली स्कूल्स में किसी वजह से नहीं जा पाते हैं। ठीक है, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो पूरा दिन खेलते रहते हैं ना, वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, इस वजह से उनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता, तो वो सिर्फ पेपर देने के लिए चले जाते हैं, है ना, इस तरीके से। तो ये क्या है, इट आल्सो केटर द रूरल पॉपुलेंस इन एन इनएक्सपेंसिव मैनर। तो ये, हाँ, जैसे आर्मी वाले, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, किसी भी कैटेगरी के लोग हैं वो इसके अंडर आ सकते हैं, किसी भी कैटेगरी के लोग हैं वो इसके अंडर आ सकते हैं। दे कैन कम अंडर दिस सिस्टम। इस सिस्टम के अंडर वो क्या कर सकते हैं, इसका पार्ट बन सकते हैं। राइट, तो ये इसके अंडर इसका पार्ट बन सकते हैं, जो स्पोर्ट्स वाले होते हैं, जो स्पोर्ट्स मतलब किसी भी, जो रेगुलर स्कूल नहीं जा पाते किसी भी वजह से, चाहे वो डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट हो, चाहे उनको कोई लाइक उनको कोई फिजिकल डिसीज होगी, है ना, क्रोनिक डिजीज होती है, इस वजह से। रेगुलेशन ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया in pursuance of directions issued by Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, 29/12/2012, the regulatory functions with regard to the distance education in higher education how vested with the UGC. Distance council was elsewhere regulated by distance education program and are undertaken by। तो अब ये जितने भी सारे फंक्शंस है वो किसके अंडर चले गए हैं, वो यूजीसी के अंडर चले गए हैं। समझ रहे हो ना, मतलब डिस्टेंस एजुकेशन भी यूजीसी के अंडर ही है, बस यूजीसी ने इसकी अथॉरिटी किसको दे रखी है, इग्नू को दे रखी है। आप ये मान के चलो, बात समझ में है। वैसे तो ये है, क्योंकि है तो यूनिवर्सिटी ही ना, और इंडिया की सारी यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है वो किसके अंडर आता है, इंडिया की सारी यूनिवर्सिटी का सिस्टम किसके अंडर आता है, हमारा यूजीसी के अंडर आता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंडर आता है। तो सब कुछ यूजीसी के अंडर आ रहा है, इस वजह से यूजीसी ने आगे ये अथॉरिटी किसको दे रखी है, इग्नू को दे रखी है। इग्नू को दे रखी है। अब ये आता है, ये इंपॉर्टेंट है, COL, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग। जैसे मैंने पहले बताया था ना कि ये एक अवार्ड मिलता है, कनाडा का जो एक अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस है, इग्नू को मिलता है जो अक्सर। कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग, COL की फुल फॉर्म है COL, दैट इज कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग, was established through a memorandum of understanding, MOU। आप लोगों ने अक्सर न्यूज में MOU वर्ड सुना होगा कि इन दो लोगों के बीच में, दो कंपनीज के बीच में एक MOU साइन हुआ है। तो दैट MOU स्टैंड फॉर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट स्टैंड्स फॉर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किसके अंडर, जो अलग अलग कंट्रीज थी, कॉमनवेल्थ कंट्रीज थी। ये कब स्टैब्लिश किया गया था, 1988 में, 1988 में। कब, 1988 में। द कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर एक बॉडी बना रखी है। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट टू इनकरेज द डेवलपमेंट एंड शेयरिंग ऑफ ओपन लर्निंग। तो ओपन लर्निंग के लिए ये अलग अलग जो देशों की सरकारें हैं उन्होंने मिलकर ये क्या बना रखी है, एक बॉडी है वो बना रखी है। COL इज हेल्पिंग डेवलपिंग नेशन टू इंप्रूव एक्सेस ऑफ क्वालिटी एजुकेशन और ट्रेनिंग। तो ये डिस्टेंस मोड में जो क्वालिटी एजुकेशन है या जो ट्रेनिंग है उसको प्रोवाइड करने में ये क्या करता है, अपना बड़ा रोल प्ले करता है। ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में ये क्या करता है, अपना बड़ा रोल है उसको क्या करता है, ये प्ले करता है। हेडक्वार्टर कहां पे है, क्योंकि कनाडा है तो हेडक्वार्टर कहां पे होगा, वैंकूवर, कनाडा में। is the world's only intergovernmental organization dedicated solely to promoting and delivering distance education। और पूरी दुनिया की ये इकलौती इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी,
पूरी दुनिया के अंदर ये इकलौती इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो डिस्टेंस मोड और ओपन लर्निंग के लिए क्या करती है, काम करती है, और ओनली ऑफिशियल कॉमनवेल्थ एजेंसी लोकेटेड आउटसाइड द ब्रिटेन, और सिर्फ यही है जो ब्रिटेन से बाहर एक कॉमनवेल्थ एजेंसी सेटअप की गई है। ठीक है जी, कॉमनवेल्थ एजेंसी ये क्या की गई है, सेटअप की गई है, हैज बीन सेटअप। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, ये तो ऊपर वही है, फाउंडेड बाय कॉमनवेल्थ कंट्रीज एंड इंडिया इज द थर्ड मेजर डोनर आफ्टर द यूनाइटेड किंगडम एंड कनाडा। तो सबसे बड़ा रोल किसका है, यूके का, देन कनाडा, और इंडिया तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है जी, इंडिया किसका आता है, तीसरे नंबर पे आता है। इंडिया इज रिप्रेजेंटेड ऑन द बोर्ड ऑफ गवर्नर एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल थ्रू सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ हायर एजुकेशन। तो इंडिया के जो सेक्रेटरीट हैं जो हायर एजुकेशन के, वो वहां पर जाके इंडिया को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। COL has focused its attention on activities of institutional material, telecommunication and training and information service. COL has located its education media center for Asia in India. इन्होंने जो अपना मतलब एशिया के लिए जो अपना सेंटर सेटअप किया गया है, वो कहां पे सेटअप किया गया है, वो इंडिया के अंदर सेटअप किया है। ठीक है जी, मतलब एशिया रीजन का जो इनका प्रोग्राम है, एशियन रीजन की जो इनकी जो पूरा सेटअप है, वो कहां पे है, वो यहां पे सेटअप किया गया। कहां पे, इंडिया के अंदर। और COL के अंदर इंडिया की 3 ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो क्या करती हैं, वो पार्ट लेती हैं अलग अलग काम के लिए। कौन कौन सी, पहली 2 तो आपको पढ़ा दिया, एक है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू, और दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS, और तीसरा है NAC, इसको पढ़ेंगे आगे। NAC दैट इज नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। NAC स्टैंड फॉर नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। ये क्या है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। तो 3 बॉडी होगी, एक इग्नू हो गई, एक नियोस हो गया, और देन आया NAC। इग्नू, नियोस एंड NAC, 3 बॉडीज हैं जो इसके अंडर काम करती हैं। देखो हायर एजुकेशन में तो हाईएस्ट बॉडी आपकी यूजीसी आएगी ना बच्चे। यूजीसी ने अलग अलग सेक्टर्स की जिम्मेवारी अलग अलग सेक्शंस को दे रखी है, समझ रहे हो ना। जो रोल स्कूल के लिए CBSE प्ले करता है, वही रोल हायर एजुकेशन के लिए यूजीसी प्ले करता है, समझ रहे हो ना। स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, अब देखो यार ये ना हमें इसके अंदर ना सारी स्टेट यूनिवर्सिटी की लिस्ट दे रखी है, जो कि आप लोगों ने याद नहीं करनी है, सिर्फ आप लोगों ने इन यूनिवर्सिटीज के नाम याद रखने हैं। ठीक है जी, मैं फिर से बता रहा हूं, आप लोगों ने इन यूनिवर्सिटी की डिटेल याद नहीं करनी है, क्योंकि इतना इन डेप्थ नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ आप लोगों ने इन यूनिवर्सिटी के नेम याद रखने हैं, इन यूनिवर्सिटी के नाम आप लोगों ने याद रखने हैं, थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करनी है। तो टोटल 14 स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है विच इज सिंगल मोड ऑर्गेनाइजेशन, और ये सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस मोड में। वो जो स्टार्टिंग में कंटेंट पढ़ाया था ना कि पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी, BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, उसके बाद फिर 2 और यूनिवर्सिटी, एक नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, एक और अलग अलग। ठीक है, वो स्टार्टिंग में हमने जो पढ़ा था वो तो आप लोगों ने याद करना ही करना है। और ये वाला, इसके अंदर लोकेशंस वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये लेटेस्ट वाली है, और लेटेस्ट वाली है वो कौन सी है, वो भी आप लोगों ने याद रखनी है। जो सबसे लेटेस्ट ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है, जो 2015 में सेटअप की गई, सबसे पहले वाली और सबसे लेटेस्ट वाली, ये 2 यूनिवर्सिटीज तो आप लोगों ने पक्का पक्का याद करनी ही करनी। देखिए जो यूनिवर्सिटी की लिस्ट है ना, वो आपको ना मैं आपको बताता हूं। मैंने जब क्वेश्चन बच्चे वो कर रहे थे ना, चैलेंज करने के बारे में बोल रहे थे, तब भी मैंने शेयर किया था आपको ना। यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बड़े आराम से यूजीसी की साइट से मिल जाएगी। कौन सी सेंटर यूनिवर्सिटी है, कौन सी स्टेट यूनिवर्सिटी है, कौन सी ओपन, सब यूनिवर्सिटी की लिस्ट वहां पे मिल जाएगी। यू विल गेट ऑल द लिस्ट, यूनिवर्सिटी की सारी लिस्ट आप लोगों को वहां पे मिल जाएगी। आप उसको ना सेव करके रख लीजिए,
उस लिस्ट को आप सेव करके रख लीजिए। एटलीस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम आपको थोड़े बहुत दिमाग में होने चाहिए, ठीक है जी। तो वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में ये चीजें पूछी जाती हैं। प्रिंट लेने की जरूरत नहीं है यार, इतने पैसे खराब करने की जरूरत नहीं है। जस्ट उसको पीडीएफ, हर चीज के प्रिंट लेने की जरूरत नहीं होती, मैं पहले भी बताया आप लोगों को, हर चीज के प्रिंट लेने की जरूरत नहीं होती। लर्न भी नहीं करना, समझ नहीं रहे हो यार। मेरे को एक बात बताओ, अब 100 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, आप उनके नाम याद करोगे सिर्फ 2 नंबर के लिए? यू कांट। सिर्फ आप एक बार उनको रीड करो, थोड़ा दिमाग में रखो, क्योंकि देखो ये अगर इनके नाम से एक आधा क्वेश्चन पेपर में आ गया तो वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है, समझ रहे हो ना। वो तो आप लोगों की किस्मत पे डिपेंड करता है कि या तो अगर आपको थोड़ा बहुत याद हुआ कि नहीं याद। जैसे कई बार हमारे स्टेट की किसी यूनिवर्सिटी का नाम आ जाता है ना, जैसे मुझे पता है कि पंजाब में जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो मेरी पंजाब की यूनिवर्सिटी है, वो स्टेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये ओपन यूनिवर्सिटी है। मुझे अपने स्टेट के बारे में तो पता है ना, बट अगर मैं सोचूं कि मुझे सारे स्टेट्स के बारे में पता हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। और 2 नंबर के लिए मैं इतनी मेहनत भी नहीं करूंगा, है ना। 2 नंबर के लिए मैं इतनी मेहनत भी नहीं करूंगा। इस वजह से मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, आप उसको सेव करके रख लीजिए, आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अरे भाई अब तो फाइनल आंसर की आ जाएगी यार, अब अभी क्वेश्चंस डाउट लेने का कोई मतलब नहीं है। एक आधे दिन के अंदर आपकी फाइनल आंसर की आएगी, तो उसके बाद ही हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर अभी मैं बताऊंगा अभी, तो फाइनल आंसर की को ही आपको फॉलो करना पड़ेगा। बस आज या कल, मतलब मोस्ट प्रोबेबली, वैसे आज हो सकता है रिजल्ट, जो रिजल्ट है ना मोस्ट प्रोबेबली वो 4 से 5 बजे के बीच में मोस्टली आउट होता है ज्यादातर। मतलब एनटीए की ज्यादातर नोटिफिकेशंस ना वो 4 से 5 बजे के बीच में, या फिर रात को 10 से 11 बजे के आसपास है वो आउट होती है, ठीक है जी। अब देखो मैं तो जितनी देर अपने लैपटॉप पे काम करूंगा, मेरे तो एक साइड टैब में उनकी साइट ओपन कर रखी है, वो खुलती है या नहीं खुलता है। लास्ट टाइम मॉर्निंग में आया था सर, यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आएगा, एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट, यूजीसी एनटीए की ऑफिशियल साइट पे आएगा। एनटीए की जो नेट की साइट है ना, ये वाली UGC.net.nta.nic.in, इस वाली वेबसाइट पे आएगा, क्योंकि लिंक तो इसी पे एक्टिव होगा। वो अलग चीज है कि हो सकता है पहले एनटीए पे नोटिस आ जाए, एनटीए पे नोटिस आ जाए। अच्छा, वो यूजीसी की लिस्ट वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा बेटा। वो यूजीसी जो आप यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बोल रहे हो ना, वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। चलो ठीक है, तो ये हमारा ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन का सिस्टम, ओपन एंड डिस्टेंस मोड की एजुकेशन है वो खत्म हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फाइनल आंसर की में चेंज तो होगा डेफिनेटली, बट अगर आपको लगता है, मतलब देखो मैं आपको बता रहा हूं, आप ऐसा मान के चलो कि 2 से लेके 8 भी मैं शायद ज्यादा ही बोल रहा हूं, 6 तक ही मान के चलो, 8 भी नहीं होगा, इतने ही मार्क्स में ऊपर नीचे होंगी चीजें, समझ रहे हो ना। इतने ही मार्क्स में चीजें ऊपर नीचे होंगी। हाँ अगर आज देखो, अब उन्होंने बोला ना कि डे 1 एंड 2, 1 और 2 ऐसा बोल दिया। अब देखो अगर वो 2 दिन में नहीं निकालते ना, तो आप एक बात मान के चलो, अगर वो 2 दिन के अंदर रिजल्ट नहीं निकालते ना, तो ये यूजीसी की घनघोर बेइज्जती होगी। क्योंकि एनटीए वाले तो बेइज्जती करवाने में एक्सपर्ट हैं ही, अब तो यूजीसी इन्वॉल्व हो गया ना बीच में आके, तो ये तो यूजीसी की भी घनघोर बेइज्जती होगी, समझ रहे हो ना। क्योंकि यूजीसी के जो
चेयरमैन है उनका वो नोटिस ऑफिशियल नोटिस है, समझ रहे हो ना। अगर फिर यूजीसी वाले भी झूठ बोलना शुरू कर दिए तो फिर तो आप किस पे भरोसा करोगे यार, समझ रहे हो ना, आप किस पे भरोसा करोगे। है ना। तो अब मुझे नहीं लगता कि वो लेट करेंगे, अब तो निकाल ही देंगे, क्योंकि देखो उससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा अगर एक दिन और लेट हो गया, 2 दिन और लेट हो गया, बट हमारे मन के अंदर जितना गुस्सा एनटीए के लिए है उतना ही गुस्सा फिर यूजीसी के लिए, मतलब एनटीए की तो हम इज्जत नहीं करते, देखो बहुत सिंपल सी बात है। यूजीसी नेट की तैयारी करने वाला कोई भी बच्चा एनटीए की इज्जत नहीं करता, इवन के टीचर भी नहीं करते, हम भी नहीं करते, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने ये वाले एग्जाम करवाए हैं ना, तो ये मतलब हम नहीं चाहते कि कुछ कि इन पे हम किसी भी तरीके से भरोसा करेंगे। मई के पेपर जाके तुम दिसंबर में करवा रहे हो और तुम रिजल्ट फरवरी के मिड में निकाल रहे हो, और वो भी पता नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा। इससे अच्छा तो मैं तो इनको फिर से यही सुजेशन देना चाहूंगा कि तुम ऐसे करो, तुम सीबीएसई को दो फिर से कंडक्ट करवाना और पेपर ऑफलाइन करवाओ और एक दिन के अंदर खत्म करो, दैट्स इट। यही एक सोल्यूशन रह गया जैसे पहले होता था कि तुम सीबीएसई को दो, एक एक पेपर बनाना है, वो बनाएंगे, 4 सेट बनेंगे, एक ही दिन के अंदर सारे पेपर लेके खत्म करो, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन था। क्योंकि इतने घटिया तरीके से इन्होंने लास्ट के 2 एग्जाम अटेम्प्ट करवाए, मतलब करवाए हैं ना, सीरियसली मुझे नहीं लगता कि, चलो क्या ही बोले अब, चलो छोड़ो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक्रीडेशन, प्लीज। अब ये वाला जो टॉपिक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला एग्जाम तो जून में होगा, जून में होगा। एक्रीडेशन, एक्रीडेशन, एक्रीडेशन क्या होता है, ध्यान से सुनो। क्या हुआ, एक सेकेंड, एक तो इतने सारे कमेंट हो जाते हैं यार, निकल जाते हैं। मैं बताता हूँ ब्यूटी, आपके इस क्वेश्चन को बताता हूँ, जब एंशिएंट एजुकेशन पढ़ेंगे तब वहां पे जाके ये क्लियर होगा, मैं बता दूंगा आपको, टेंशन मत लीजिए, डाउट मैंने देख लिया आपका। एक्रीडेशन का मतलब पता है क्या होता है, ध्यान से सुनो। जैसे कोई भी इंस्टीट्यूशन है हायर एजुकेशन का कोई भी इंस्टीट्यूशन है, ठीक है जी, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, प्लीज बातें बंद। अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन पे कोई चेक नहीं होगा, समझ रहे हो ना, कोई बॉडी नहीं होगी उसको चेक करने के लिए, तो ऑब्वियसली बात है कि उस बॉडी का जो लेवल है वो नीचे गिर जाएगा, सिंपल हो ना, उस बॉडी का जो लेवल है वो नीचे गिर जाएगा, है ना? जैसे रैंक दिया जाता है, जैसे अन अकेडमी पे रैंक है, ठीक है, ठीक है, मेरा रैंक 1 पे है, किसी का 2 पे होगा, किसी पे 3 पे होगा, किसी पे 4 पे होगा, ठीक है, जितना आप मेहनत कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपका रैंक है वो बन जाता है, ठीक है। मेरा पिछले 4 साल से रैंक 1 है, तो ये जो मुझे रैंक दिखाया जा रहा है या मुझे जो वो रैंक नजर आता है कि नंबर 1 रैंक है, तो आप खुद बताओ क्या ये चीज मुझे मोटिवेट नहीं करती होगी कि हाँ यार, मैं अभी मेरा एक स्टैंडर्ड बन गया है, मुझे ना इस चीज को मेंटेन रखना है। वो रैंक एक अलग चीज हो जाती है, बट वो चीज मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेट करती होगी कि मुझे अपने बच्चों को और अच्छे से पढ़ाना है, ताकि मैं इस फर्स्ट रैंक को जस्टिफाई कर सकूं। इससे होता कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर मेरा फर्स्ट रैंक है पिछले 4.5 साल से तो अन अकेडमी मुझे ज्यादा पैसे देती है, समझ रहे ना, पैसे मुझे उतने ही मिलते हैं, बट इससे ये होता है कि हाँ, आप लोगों के लिए खुद ही एक इंटरनल मोटिवेशन का काम करता है कि हाँ भाई, मेरा रैंक नंबर 1 है 4 साल से, तो मुझे ये चीज मोटिवेट करती है कि मुझे और अपने बच्चों के लिए काम करना है। यस और नो।
तो जैसे यहां पर हमें रैंक दिया जाता है, उसी तरीके से यूजीसी ने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि जितने भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सभी इंस्टीट्यूशंस को क्या किया जाएगा, एक रैंकिंग दी जाएगी, उनकी एक्रीडेशन होगी, उनको ग्रेडिंग दी जाएगी, फिर वो अच्छी बुरी उनकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है। अब आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, मैं इसकी आपको एक बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूं जो अक्सर आप लोगों ने अपने कॉलेज टाइम पे देखी होगी। कौन सी? हम अक्सर जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, तो हमारे जो लेक्चर होते हैं ना, हमें सबसे ज्यादा खुशी पता कब होती है, जब लेक्चर होता है टीचर का और टीचर नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि वो किसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में घिरा हुआ है। ऐसा होता था ना, सबसे ज्यादा खुशी होती थी कि टीचर ने टेस्ट लेना है आज, और दूसरे दिन टीचर की ड्यूटी लग गई, इलेक्शन में लग गई, किसी और जगह पे लग गई, तो आज बहुत ज्यादा खुशी है। होता था या नहीं होता था? ये सब बच्चों, हमारा भी ऐसा ही होता था। इवन के जब हमारी ड्यूटी लगती थी तो हमारे बच्चों का भी ऐसा ही होता था। ऐसा होता था ना। तो अक्सर जब कॉलेज के अंदर नैक की इंस्पेक्शन होती है, वो 8-10 दिन, 15-20 दिन आपके लेक्चर कम ज्यादा ही लगते हैं। ये अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि सारे टीचर तो नैक का काम निपटाने में लगे हुए होते हैं। अब वो कि यार सर की ड्यूटी भी लगी हुई है नैक पे, उसकी भी लगी, समझ रहे हो ना। तो क्योंकि नैक की एक्रीडेशन में फिर वो ए से जेड तक सारी चीजों का रिकॉर्ड रखना पड़ता है, क्योंकि वो पूरे कॉलेज की इज्जत का सवाल होता है, इज्जत का सवाल होता है ना। नहीं, पंजाब में इलेक्शन 20 को है, संडे को है इलेक्शन, 20 को है। तो ए से लेके जेड तक सारी चीजें हमें कॉलेज की रेपुटेशन, क्योंकि उन सारी चीजों के बेसिस पे आपके कॉलेज को क्या दिया जाएगा बेटा, रैंक दिया जाएगा। किसको वोट देंगे? यार मेरा ना इसमें कोई ज्यादा, वो बोलते हैं ना, मैं इस चीज को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। कोई भी आ जाए, मुझे पता है मेरे को तो अन अकेडमी पे मेहनत ही करनी पड़ेगी, तभी कुछ मिलेगा, समझ रहे हो ना। सरकारें कुछ नहीं देती हैं, ये मैंने आपको पहले भी सिखाया था, हमेशा मैंने आपको ये चीज सिखाई थी। आप किसी को भी वोट दे दो, कुछ भी कर लो, चाहे आपकी फेवरेट पार्टी भी रूलर पार्टी बन जाती है, इन द एंड मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। समझ रहे हो ना। हम मिडिल क्लास से आते हैं, हम बस मेहनत करने पे भरोसा रखो, कोई भी आए कोई भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है जी। तो ये जो एक्रीडेशन होती है, इसमें आप लोगों को रैंक दिया जाता है। अच्छा चलो, एक तो ये वाला, एक और चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, प्लीज बातें बंद। बहुत सारे कॉलेजेस की जो एडवर्टाइजिंग आती है बेटा, आप लोगों ने एक चीज देखा होगा, एडवर्टाइजिंग पैम्फलेट वगैरह आते हैं ना, उसमें लिखा होता है नैक एक्रीडेटेड A++, ऐसा होता है ना। अक्सर आप लोगों ने नैक से मान्यता प्राप्त, ये वो फलाना, ऐसा बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में आप लोगों ने देखा होगा। वो क्यों मेंशन करते हैं? क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड है, समझ रहे हो ना, ये एक स्टैंडर्ड है, ये एक स्टैंडर्ड है। जैसे मैं लिखता हूं कि अगर मेरे नाम के साथ JRF लिखा हुआ है, तो इसकी एक वैल्यू है ना। एक साइड पे मैंने लिख दिया तलवीर सिंह, और दूसरी साइड पे मैंने उसके साथ एक स्टैंडर्डाइज डिग्री लगा दी, JRF। तो कहीं ना कहीं जहां पर स्टैंडर्ड की बात होती है, वहां पर लोग ऑथेंटिसिटी ज्यादा मानते हैं, वहां पर लोग उस चीज पे भरोसा करते हैं। तो जैसे यहां पर XYZ कॉलेज लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है सिर्फ XYZ कॉलेज, एक साइड पे XYZ कॉलेज लिखा हुआ है, और XYZ कॉलेज A+ बाय नैक, आप कौन से कॉलेज की तरफ जाना पसंद करोगे? ऑब्वियसली बात है, जहां पर नैक की एक्रीडेशन लिखी हुई होगी, समझ रहे हो ना, जहां पर नैक की एक्रीडेशन है वो लिखी हुई होगी,
उस चीज की बात हो रही है। सो दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड एक्रीडिशन। अभी पढ़ेंगे शास्त्रा बच्चे, ये सारी एक्रीडिशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। एक्रीडेशन ऑफ हायर एजुकेशन, बेसिकली 3 तरीके की एक्रीडेशन है वो हायर एजुकेशन में होती है। एक होती है नैक, एक होती है एनबीए और एक होती है एबी। तो तीनों की फुल फॉर्म और तीनों के ईयर आप लोगों ने याद रखने। पहला है नैक, दैट इज नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1994। देन आता है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन, दैट वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड इन 1994। और उसके बाद आता है एक एक्रीडेशन बोर्ड, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1996, 1996 में एस्टैब्लिश किया गया। सबसे पहले हम नैक के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या सबसे हाईएस्ट एक तरीके से जो रेटिंग दी जाती है वो नैक के द्वारा दी जाती है। The National Policy of Education in 1986 initiated the idea of quality assurance। जो 1986 की एजुकेशन पॉलिसी थी उसके अंडर ये एक सिस्टम आया, एक इनिशिएटिव आइडिया लिया गया कि भाई एक क्वालिटी पे फोकस होना जरूरी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे। इस वजह से फिर एनबीए को सेटअप किया गया एआईसीटी के अंडर और नैक को सेटअप किया गया यूजीसी के अंडर। मतलब आप ऐसे मान के चलो, जो नैक है वो किसके अंडर आता है, वो यूजीसी के अंडर आता है, एनबीए एआईसीटी के अंडर आता है। ठीक है, ये सिंपल बात। नैक यूजीसी के अंडर आता है, एनबीए एआईसीटी के अंडर आता है। मतलब नेशनल एक्रीडेशन, जो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल है ये यूजीसी के अंडर कवर होता है, और जो एनबीए ये एआईसीटी के अंडर। राइट, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1994 में। किसकी रिकमेंडेशन पे? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की रिकमेंडेशन थी इसकी। और एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन था जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलोर, कर्नाटक। द प्राइम फंक्शन ऑफ नैक इज टू असेस एक्रीडेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। जितनी भी इंस्टीट्यूशंस है ना, जितने भी मतलब जो डिग्री कॉलेजेस वाले हैं, ठीक है, मतलब टेक्निकल को छोड़ दें, टेक्निकल और एग्रीकल्चर वालों को छोड़ दें, तो बाकी हायर एजुकेशन जितने भी हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, वो सारे किसके द्वारा एक्रीडेट किए जाते हैं? वो सारे नैक के द्वारा एक्रीडेट किए जाते हैं। दे आर एक्रीडेटेड थ्रू नैक। उन सभी को नैक के द्वारा क्या किया जाता है बेटा? एक्रीडेट किया जाता है। तो ये हमारे लगातार 1994 है। मैं बाकी दिखा देता हूं आपको। ये देखो, the National Assessment and Accreditation Council is a government organization that assess and accredits higher education institution. It is an autonomous body funded by UGC and headquartered in Bangalore. Founded in 1994, headquartered in Bangalore, agency executive SC Sharma, पेरेंटिंग यूजीसी और पेरेंटल डिपार्टमेंट एमओई। समझ रहे हो ना? तो मतलब एमओई के अंडर ये काम करता है, यूजीसी इसकी पेरेंट एजेंसी है, मतलब यूजीसी इसके मम्मी पापा की तरह काम करती है। समझ रहे हो? तो ये हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस है उसमें क्वालिटी स्टेटस की बात करता है। इसके अंदर वो कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो चेक किए जाते हैं। समझ रहे हो ना? जैसे एजुकेशन प्रोसेसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, फैकल्टी की रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, लर्निंग रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन। मतलब समझ रहे हो ना? वो सारे पैरामीटर्स के लिए अलग अलग नंबर्स दिए जाते हैं
कि इतने रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं तो इतने नंबर दिए जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो वो उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है हमें कि ये काम कैसे करता है, सिर्फ हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इसके अंदर वर्किंग किस तरीके से होती है, हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, इसके अंदर की जो वर्किंग होती है वो किस तरीके से हो रही है, हमें उस पर क्या करना है, ज्यादा ध्यान देना है। स्पेसिफिकली द NAC accredits सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज एंड एफिलिएटेड एंड ऑटोनॉमस। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो फिर सेंट्रल हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हो, इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हो, या एफिलिएटेड और ऑटोनॉमस कॉलेजेस हो, ठीक है, सबकी एक्रेडिटेशन है वो NAC के द्वारा की जाती है। NAC, ओके, इसमें कुछ खास है, okay, yes. Higher education institutions are eligible for accreditation only after have they 2 rounds of graduates and have been in existence from 6 years, whichever comes first. कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर वो NAC की accreditation करवाना चाहता है तो उसके लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या है कि उसके ग्रेजुएशन के 2 राउंड हो चुके हों या उसको एग्जिस्टेंस में 6 साल हो गए हों, whichever is first, ठीक है। जहां तो ऑर्गेनाइजेशन में दो अंडर ग्रेजुएट के कोर्स कंप्लीट करवा चुके हैं, वो भी 6 साल ही होते हैं, या फिर 6 साल का की एग्जिस्टेंस हो जाए जो पहले आ जाए, ठीक है। दोनों में से जो चीज पहले आ जाए उसके अकॉर्डिंग उसको NAC की एक्रेडिटेशन के लिए क्या बना दिया जाएगा, एलिजिबल बना दिया जाएगा। द मैंडेट ऑफ NAC इंक्लूड मेकिंग क्वालिटी एश्योरेंस एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ हायर एजुकेशन। तो इसका जो मैंडेट है वो यही कहता है कि जो हमारे क्वालिटी जो इंश्योरेंस है वो सारे यूनिवर्सिटीज की भी होती है, कॉलेजेस की भी होती है, और ये ना 2 तरीके से काम करती है, जनरल काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी। इसके अंदर 2 चीजें हैं, 2 काम करती हैं बॉडीज, एक है जनरल काउंसिल और एक है एग्जीक्यूटिव कमेटी। तो जो जनरल काउंसिल है उसकी जो हेड है वो कौन होते हैं, वो प्रेसिडेंट चेयरमैन है यूजीसी के, और ईसी के कौन है, एमिनेंट एकेडमिशियन नॉमिनेटेड बाय NAC, ये होगा। NAC is supported by advisory and consultative committee constituted from time to time। तो NAC को सपोर्ट करने के लिए टाइम टू टाइम अलग अलग कमिटीज बनाई जाती हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशन 2000 मेंटेन ऑल यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस टू बी एक्रेडिटेड बाय द एक्रेडिटेशन एजेंसी। 2012 के अंदर यूजीसी का एक अमेंडेड एक्ट आया, दैट इज मैंडेटरी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। उसके अकॉर्डिंग 2012 से ये कंपलसरी कर दिया गया है कि सारी यूनिवर्सिटीज, सारे इंस्टीट्यूशन और सारे कॉलेजेस के लिए ये मैंडेटरी है कि उनको अपनी एक्रेडिटेशन करवानी पड़ेगी, किसके अंडर, किसी भी एक्रेडिटेशन इंस्टीट्यूशंस के अंडर, वो NAC के अंडर हो, चाहे वो NBA के अंडर हो, चाहे वो किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन के अंडर हो, मतलब एक्रेडिटेशन कंपलसरी कर दिया गया। यस और नो, जो एक्रेडिटेशन है वो कंपलसरी कर दिया गया है, वो किस बॉडी के अंडर होता है वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। मिशन, अगर इसके मिशन की बात करें, टू अरेंज द पीरियोडिक असेसमेंट, ठीक है, टाइम टू टाइम पीरियोडिक जो असेसमेंट होती है वो, देखो बेटा जब क्लास खत्म हो जाती है तो इसी क्लास जब आप दोबारा उस कोर्स के अंदर आते हो तो वहां पर आपको PDF डाउनलोड करने की ऑप्शन मिल जाती है, तो वहां से आप बड़ी आसानी से PDF को क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। यू कैन इजीली डाउनलोड द PDF, हर क्लास के बाद आप PDF को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। टू स्टिमुलेट द एकेडमिक एनवायरनमेंट फॉर प्रमोट क्वालिटी, टू इनकरेज सेल्फ इवेल्युएशन, अकाउंटेबिलिटी, ऑटोनॉमी एंड इनोवेशन। अब इसमें पता क्या होता है, इसमें पता क्या होता है, पहले ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है कि आप सेल्फ इवेल्युएशन करो, समझ रहे हो ना, कि इससे पहले कि हम आप तक पहुंचे आप अपनी खुद की इवेल्युएशन करो। इसमें सेल्फ इवेल्युएशन का कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया। कौन सा, सेल्फ इवेल्युएशन का कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस हुआ है कि पहले हमें सेल्फ इवेल्युएशन करनी चाहिए। राइट, to undertake quality related research study, consultancy and training program, collaborate with other shareholders। मतलब अगर आप इसको ध्यान से समझते हो तो इसके अंदर मेन बात यही है कि भाई हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की क्वालिटी पे
ध्यान देना है, उनकी क्वालिटी को इंप्रूव करना है। दैट इज द मेन आइडिया, दैट इज द मेन कंसेप्ट, दैट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल या मिशन, विजन, आप कुछ भी बोल सकते हो। क्योंकि अगर क्वालिटी अच्छी होगी, अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो बाकी सारी चीजें अपने आप अच्छी हो जाएंगी। यस और नो? अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो बाकी सारी चीजें अपने आप अच्छी हो जाएंगी। राइट? तो ये क्वालिटी एश्योरेंस की बात करते हैं, क्वालिटी को एनहांस करने की बात की जाती है। ये बोला जाता है कि किस तरीके से हम क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। वैल्यू फ्रेमवर्क टू प्रमोट द फॉलोइंग कोर वैल्यूज अमंग द हायर एजुकेशन। अब इससे होगा क्या कि अगर हम क्वालिटी को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं तो उससे होगा क्या? देखो, नेशनल डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करेंगे, ग्लोबल कॉम्पिटेंसी आएगी, वैल्यू सिस्टम आएगा, टेक्नोलॉजी का एनहांसमेंट और क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस। समझ रहे हो ना? क्योंकि देखो अब इसमें भी फिर कंपटीशन भी आ जाता है ना, अगर आप लोग ये समझते हो। फिर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के बीच में कंपटीशन भी आ जाता है कि नहीं यार, हमें इसको बढ़ावा देना है, हमें नैक में एक्रीडेट करवा के हमें पहले नंबर पे आना है, हमें ये करना। समझ रहे हो ना? तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी एक वो कंपटीशन की भावना आती है कि हमें और अच्छा करना है, हमें बेटर बनना है, हमें और गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्टेस्ट सब बनना है। उसके लिए फिर वो अपने टीचर्स को बोलते हैं कि भाई तुम पीएचडी करो, तुम रिसर्च पेपर्स लिखो, तुम आर्टिकल्स पब्लिश करवाओ, तुम कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करो, है ना? समझ रहे हो ना? तो ये सारी चीजें जो चलती हैं वो इसी वजह से करवाई जाती हैं क्योंकि अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ से डैश डैश भी फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम्हारी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की कितनी ग्रोथ हो रही है। दैट्स द हार्ड हिटिंग ट्रूथ। इस बात को मानो या ना मानो, क्योंकि जब तक मुर्गी अंडा देती है तब तक ही उसको संभाला जाता है। जब वो अंडा देना बंद कर देती है तो उसको काट दिया जाता है। दैट इज द ट्रुथ। ये हंसी मजाक वाली बात नहीं है, दिस इज द रियलिटी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। जब तक आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो तब तक ही तुम्हारी वैल्यू है। उसके बाद कौन तुम कौन मैं। आप लोगों ने भी ये चीज फील की होगी। हर जगह पर यही चीज होती है। अंडर द न्यू मेथोडोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड बाय नैक with effect from 1st April 2017, the higher education institution are two assess approach। ठीक है, तो दो तरीके से एक सिस्टम है वो इसके अंदर। यार ऊपर इतना हर स्लाइड पे तो नैक की फुल फॉर्म लिखी हुई है, कहाँ कौन सी दुनिया में घूम रहे हो यार? हर स्लाइड के ऊपर देखो ये लिखा हुआ है, इस पे भी लिखा हुआ है, इस पे सारी स्लाइडों पे लिखा हुआ है, क्यों नहीं देख रहे हो? ये देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। थोड़ा ध्यान दिया करो यार पीपीटी पे। तो अब 2007 के अंदर 2007 के अंदर एक न्यू मेथोडोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई है नैक के द्वारा, जिसके अंदर दो स्टेप्स यूज किए जाएंगे। सबसे पहला IEQA, इंस्टीट्यूशनल एलिजिबिलिटी फॉर क्वालिटी असेसमेंट, और सेकंड फिर ग्रेडिंग दी जाएगी। राइट, याद रखिएगा। सबसे पहले IEQA, फर्स्ट स्टेप ये हो गया, और सेकंड क्या हो गया? ग्रेडिंग। इन दो चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है कि पहले किसी भी इंस्टीट्यूशन को IEQ मतलब इंस्टीट्यूशनल एलिजिबिलिटी फॉर क्वालिटी इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। उसके बाद फिर उनको उनके काम के अकॉर्डिंग क्या दिया जाएगा? एक्रीडेट किया जाएगा।
एक तरीके से वो जो सेल्फ इवेल्युएशन होती है ना, वो वाला सेल्फ इवेल्युएशन, अपने आप की इवेल्युएशन की जाती है। ये भाई रटने वाले हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 क्राइटेरियाज हैं जो आप लोगों ने रटने हैं। यू हैव टू रिमेंबर देम एज इट एज। मैं एक बार YouTube पे पढ़ा रहा था, तब मैंने इसका निमोनिक बनाया था, मुझे अभी तक याद है। YouTube की ना एक सीरीज शुरू हुई थी, 100% श्योर टॉपिक्स की एक सीरीज थी YouTube पे। जो बच्चे पिछले सेशन में हैं उनको पता होगा, एक सीरीज शुरू की थी। वो दोबारा भी, हाँ सीक्वेंस में याद करना है, उसको दोबारा भी शुरू करेंगे। मैं अभी YouTube पे मैं इसी वजह से, अभी YouTube और स्पेशल क्लासेस ना मैं इसी वजह से बंद कर दिया थोड़ा। मैंने सोचा ना एक बार रिजल्ट आ जाए, थोड़ा ये जो हल्ला गुल्ला सा ये वो शांति हो जाए ना, थोड़ा थोड़ा शांति हो जाएगी ना, तो फिर हम सारी चीजों को शुरू करेंगे दोबारा से। तो सबसे पहले करिकुलम देखो, जब तुम्हारे कॉलेज की एक्रीडेशन होने लगी तो सबसे पहले उन्होंने पूछा कि ठीक है भाई, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? करिकुलम। क्योंकि सारी चीजें किसके अकॉर्डिंग होंगी? करिकुलम के अकॉर्डिंग ही होंगी। तो सबसे पहले करिकुलम एस्पेक्ट की बात होगी। सबसे पहले किसकी बात होगी? करिकुलम की बात होगी। तो बोला अच्छा ठीक है जी, करिकुलम तो पता चल गया। करिकुलम के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होगा? टीचर, स्टूडेंट, टीचर लर्निंग एंड इवेल्युएशन। टीचिंग लर्निंग एंड इवेल्युएशन। बोला अच्छा, इसके बाद टीचिंग अच्छी लगी। टीचिंग के बाद फिर क्या, किस चीज पे ध्यान दिया जाए? बोले टीचिंग के बाद ऐसे करो, रिसर्च पे ध्यान दो। बोले अच्छा रिसर्च, रिसर्च को अच्छा करना है तो क्या अच्छा करना पड़ेगा? रिसर्च को अच्छा करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना पड़ेगा। अच्छा जी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अच्छा होगा? अगर स्टूडेंट भी सपोर्ट करेंगे तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो जाएगा। बोला स्टूडेंट कैसे सपोर्ट करेंगे? स्टूडेंट को अगर अच्छी लीडरशिप दी जाएगी तो वो सपोर्ट करेंगे, तो अच्छी लीडरशिप दे दो। लीडरशिप कैसे आएगी? अगर हम इनोवेटिव होंगे। समझ रहे हो ना? तो मैंने आप लोगों को बता दिया। चलो हम इसको साइड पे करते हैं, मैं देखूं मुझे खुद याद हुआ या नहीं याद हुआ। लेट्स ट्राई। ठीक है, हो सकता है मैं दोबारा देखूं, बट फिर भी आई वांट टू ट्राई। ठीक है, मेरे साथ आप लोगों ने भी ट्राई करना है। पहले अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो सबसे पहले करिकुलम की बात की जाती है। करिकुलम के बाद टीचिंग और लर्निंग की बात की जाती है। टीचिंग और लर्निंग के बाद उन्होंने बोला कि टीचिंग और लर्निंग कैसे अच्छी होगी। उसके बाद रिसर्च की बात की गई। रिसर्च कैसे अच्छी होगी? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अच्छा होगा? अगर स्टूडेंट सपोर्ट करेंगे। स्टूडेंट सपोर्ट कैसे करेंगे? अगर उनको लीडरशिप स्किल्स देंगे। अगर लीडरशिप कैसे करेंगे? अगर इनोवेशन। समझ रहे हो? तो ये आपके 7 पैरामीटर है, मैंने छोटे छोटे निमोनिक से आप लोगों को याद करवा दिए हैं। सो यू नीड टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बेटा आएगा ही आएगा। यहां से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा ही जाएगा। दे विल आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्लाइड। वो इस स्लाइड से आप लोगों को क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। उम्मीद करता हूं ये सारे सेक्शंस आप लोगों को याद हो गए होंगे। हो गए? हो गए? चलिए, अब ये देखो, ये चार्ट है, ये भी आप लोगों को याद मतलब ग्रेडिंग का चार्ट है। देखो 375 से 4 ए प्लस प्लस, फिर 25, फिर 50। मतलब यहां भी 25 का गैप है, यहां भी 25 का गैप है, यहां 50 का है, यहां भी 25 का गैप है, यहां भी 25 का गैप है, यहां 50 का है। तो तुम इतना याद कर लो।
तुम ना सी और डी को छोड़ दो अभी, तुम ना 2 से शुरू करो, 2 से 250 तक, मतलब 2 में क्या हुआ, बी हुआ, 50, 2 बार 25, फिर 50, फिर 2 बार 25, ऐसे याद कर सकते हो। सर सुबह से पढ़ रहे हैं, आंखें दर्द कर रही हैं, और कितना है याद करने, क्या कर सकते हैं। कोई सल्यूशन नहीं है भाई, कोई भी सल्यूशन नहीं है, देयर इज नो अल्टरनेटिव। पढ़ने के बिना इस एग्जाम को क्रैक करने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, पढ़ना ही पड़ेगा अगर एग्जाम क्रैक करना है, इस बात को मान लीजिए। चलो आप तो इस बार पढ़ रहे हो, आप सोचो, चलो आप तो एक बार क्रैक करके निकल जाओगे ना, हम तो पिछले 4 साल से पढ़ा ही रहे हैं यार, दिन में 4-4, 5-5, 6-6 घंटे कंप्यूटर स्क्रीन पे ही देख रहे हैं, तो हमारा हाल क्या होगा खुद सोचो। आप तो चलो एक बार पढ़ के अपना एग्जाम क्रैक करके निकल जाओगे, हम तो पढ़ा ही जा रहे हैं, है ना। चलो, तो ये एक्रीडेशन का चार्ट है, ये आप लोगों ने याद करना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। उसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम, देखो ग्रेडिंग में भी वही आ जाता है जैसे सीजीपीए में होता है ना, आपका सीजीपीए में होता है ए बी सी डी। अब इसके अंदर देखो, एक सेकेंड यार, इसका ना एक सेकेंड, एक सेकेंड रुको। तुम ये वाला चार्ट रहने दो, ठीक है, इन 2 चार्ट्स को रहने देना, अगर पढ़ना हुआ तो पढ़ लीजिएगा, यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक, ये वाला, क्योंकि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी यही चार्ट दिया हुआ है, अभी मैंने चेक किया है, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी यही है, ए प्लस मतलब जो डी, मतलब जो 1.50 से कम है, तो वो एक्रीडेटेड नहीं होंगे, दे विल नॉट बी एक्रीडेटेड। कंबाइंड पीडीएफ नहीं है बेटा, सिर्फ आप लोगों को इंडिविजुअल पीडीएफ डाउनलोड करनी पड़ेगी। डी वाले फेल हैं, जो डी कैटेगरी में आते हैं वो फेल होते हैं, समझ रहे हो ना, जो डी वाले हैं वो फेल हैं, ऐसा मान लो। इसके अंदर वही सारी चीजें लिखी हुई हैं, कुछ खास नहीं है। कल एनबीए शुरू करेंगे, ठीक है, नैक है, इसको अच्छे से पढ़ के आइएगा। नैक यहाँ पे आपका खत्म होता है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल, बहुत ही जरूरी है, ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके जो 7 क्राइटेरियाज हैं वो भी पूछे जाते हैं बेटा, और इसके साथ साथ इसका जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो भी आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है।
क्राइटेरिया और जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो दोनों ही आप लोगों से पेपर में पूछे जाते हैं। सर हायर एजुकेशन कब खत्म होगा? क्या बताएं, पढ़ते पढ़ते हम ना खत्म हो जाए, है ना। जब हम एलआर की एक क्लास है, कल होगी शाम को, कल होगी क्लास शाम को। देखो एक बात समझने की कोशिश करो, मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूं, जो PYQ है ना वो एक अलग इंपॉर्टेंस रख रहे हैं। एक बार हमारा जो सेशन है, आप ऐसा मान के चलो कि एटलीस्ट 2020 के 24 शिफ्ट के पेपर और 2021 के भी आई थिंक 30 शिफ्ट के पेपर, तो हमें ये 54 पेपर्स हैं वो क्लास में डिस्कस करने हैं। और हमने कुछ कुछ चीजों को शुरू भी किया था, तो हम अल्टरनेटिव डे पे ही चीजों को कवर करेंगे। एक दिन 2020 का पेपर और एक दिन 2021 का पेपर, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सारा पेपर आपके साथ डिस्कस करूंगा, समझ रहे हो ना। जो चीजें बच्चों वाली हैं वो मैं नहीं डिस्कस करूंगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जो चीजें नहीं है, जो कंसेप्चुअल है, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई तक्षशिला को यूनेस्को में, ये सारी चीजें डिस्कस करने वाली नहीं है, क्योंकि ये तो अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो आता है, और अगर नहीं, स्टैटिक नहीं, मतलब पीडीएफ आपको मिल जाएगी स्टैटिक की, पीडीएफ आप लोगों को सारी मिल जाएगी स्टैटिक की, बट क्लास में हम वही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो एक्चुअली में चैलेंजिंग क्वेश्चन थे, जिसमें कुछ नया था, जिसमें कुछ सीखने के लिए था। और मोस्ट प्रोबेबली आप ये मान के चलो कि ये सीरीज हम दोबारा शुरू करेंगे मंडे से। एक परमानेंट टाइम आपका फिक्स कर दिया जाएगा, हर रोज उसी टाइम पे क्लास होगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ PYQ की डिस्कशन होगी। यस और नो? एक परमानेंट टाइम फिक्स कर दिया जाएगा कि इसी टाइम पे क्लास होगी, और ये तब तक चलेगी जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता। पीडीएफ आपको सारी मिल जाएंगी, PYQ सारा कुछ बराबर। टेलीग्राम चैनल बेटा कॉमर्स नेट अचीवर्स ज्वाइन कर लो, कॉमर्स नेट अचीवर्स ज्वाइन कर लो, वहां मिल जाएगा। हाँ अब तो मत होंगे। देखो अब तो यार सिंपल सी बात है, तुम्हारा जो होने वाला है ना, जहां आ रहा है में होगा, ये मान के चलो मार्च में, फर्स्ट वीक में, एक सेकंड, ओके स्टक हो गया था बीच में। मार्च, देखो अगर तो सब कुछ सही रहा, ठीक है, क्योंकि अब यूजीसी ने इंटरवेंशन की है, तो अब ये मान के चलो कि एनटीए को फटकार लगी है, समझ। अगर यूजीसी बीच में इन्वॉल्व हुआ है तो इसका मतलब अब एनटीए वालों की अच्छे से क्लास लगी है। अब ये मान के चलो, हो सकता है अब से जो चीजें हैं वो थोड़ी सही हो जाएं, क्योंकि ये होना भी चाहिए था। यूजीसी अगर बीच में हुआ, अगर यूजीसी की इन्वॉल्वमेंट हुई है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो एनटीए आप लोगों को चीजें सही नहीं कर रहा था, बोले जा रहा था ठीक है, डिले किए जा रहा था, वो सारी चीजें अब मुझे लगता है कि सही हो जाएंगी, ठीक है। तो बाकी जैसे भी होगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। अभी ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो एलआर की लास्ट क्लास है वो कल मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, और कल रात को क्लास लेंगे, ठीक है जी। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, इसी तरीके से मेहनत, जेआरएफ जरूर क्लियर होगा, बस कंसिस्टेंसी बनाए रखिए और एफर्ट्स करते रहिए। बाय।